हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहला जो अपने लेसन डाला है मैंने तो वो नेतृत्व के मैंने उसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस उसमें मैंने डिस्कस किए। तो आप वो वीडियो आप जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल क्वेश्चंस। पहला सवाल है, संस्था में नेतृत्व की क्या आवश्यकता है। संस्था में समूह द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के श्रेष्ठ निष्पादन हेतु कुशल नेतृत्व की है आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनको अगर सही तरीके से बेस्ट तरीके से करना है, सर्वोत्तम तरीके से करना है तो उसके लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती ही है। कहने का मतलब एक कुशल नेता की जरूरत होती है। दूसरा सवाल क्या है, व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व को किस रूप में परिभाषित किया है। तो इसका आंसर क्या है, व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व को दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया बताया। तो व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने क्या बताया कि दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नेतृत्व बोलते हैं। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। गैर व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व को किस रूप में परिभाषित किया। गैर व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशन देने के रूप में परिभाषित किया है। मतलब जो गैर व्यवहारवादी है, जो नॉन बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या बताया है कि दिशा निर्देश देने को ही क्या बोलते हैं, नेतृत्व कहते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया है। नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। इसमें जॉर्ज आर टेरी ने क्या बताया कि भाई जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है, जो अपने पारस्परिक उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। पांचवा सवाल क्या है, नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है। इसे बर्नार्ड शॉ ने किस प्रकार परिभाषित किया है। नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। कहने का मतलब बर्नार्ड जी ने क्या बताया कि नेतृत्व नेता का एक व्यक्तिगत गुण है। मतलब क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट है जिसके द्वारा वो क्या करता है, दूसरे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, दूसरे लोगों को मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल क्या कहता है, क्या बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना संभव है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल संभव नहीं है। बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि अधीनस्थों का अथवा अनुयायियों का समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। तो बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संगठन में नेतृत्व में उसके अनुयायियों के लिए हित एक समान क्यों होने चाहिए। कहने का मतलब दोनों के हित, जो उनके इंटरेस्ट है, वो एक क्यों होने चाहिए। किसी संगठन में यदि नेता है उसके अनुयायियों के हित अलग अलग है तो वहाँ नेतृत्व का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। कहने का मतलब मान लो अब जैसे मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा उद्देश्य और स्टूडेंट का उद्देश्य एक होना चाहिए। मेरा क्या उद्देश्य है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना, ठीक है। बच्चे का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सर को मैं बेस्ट रिजल्ट ला के दूँ। अब जब हम दोनों का उद्देश्य सेम होगा, दूसरों के हित, अगर हम दोनों के हित समान होंगे तो हम दोनों अपना बेस्ट दे पाएंगे। ओके, अब हम आते हैं आठवें सवाल पे। नेतृत्व क्षमता विकसित करने के संबंध में परंपरागत अवधारणा क्या है। मतलब परंपरागत अवधारणा को समझाओ। नेतृत्व क्षमता विकसित करने के संबंध में परंपरागत अवधारणा यह है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। तो अब एक बात आपको ध्यान रखना, ये पहले की परंपरा है। पहले ऐसे माना जाता था कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। लेकिन आज के समय में क्या है, ये आपको ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी को फैमिली में कोई पहले पीएम नहीं था, मगर वो पीएम बने। तो कहने का मतलब आज की सोच क्या है कि नेता बनाए भी जा सकते हैं, और पहले क्या माना जाता था कि नेता सिर्फ पैदा होते हैं। तो परंपरागत अवधारणा क्या कहती है कि नेता सिर्फ पैदा होते हैं। तो 9वां सवाल क्या है, नेतृत्व क्षमता विकसित होने के संबंध में प्रोफेसर रॉस एवं हेनरी का क्या मत है। नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब इन्होंने सारी बातें बोल दी कि जन्म भी लेती है, विकसित भी होती है और इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। मतलब इसमें दोनों बातें हैं, परंपरागत की भी बात है और मॉडर्न अप्रोच की भी बात है। अब हम आते हैं 10वें सवाल पे। नेतृत्व में परस्पर तथा आपसी संबंध किन किन के मध्य पाए जाते हैं। नेतृत्व में परस्पर तथा आपसी संबंध अनुयायियों तथा नेता के मध्य, नेता एवं नेता के मध्य, अनुयायियों एवं अनुयायियों के मध्य तथा अनुयायियों के एक विशेष समूह एवं नेता के मध्य पाए जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। लीडर और फॉलोअर के बीच में, और किसके बीच में, लीडर और लीडर के बीच में, और किसके बीच में, फॉलोअर और फॉलोअर के बीच में, और किसके बीच में, और हो सकता है कि फॉलोअर का एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसका किसके साथ में, उसका लीडर के साथ में। तो यहाँ पर 4 तरह के संबंध हो गए। एक बार वापस डिस्कस करते हैं। लीडर और फॉलोअर, लीडर और लीडर, फॉलोवर और फॉलोवर, और फॉलोवर का ग्रुप्स और लीडर के साथ उनके पारस्परिक संबंध। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेतृत्व में अनुयायी किसके आचरण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो भाई किसके आचरण से प्रभावित होंगे, नेता के आचरण से, सीधी सी बात है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या नेतृत्व की सभी शैलियों एवं तकनीकों को समान रूप से लागू किया जा सकता है। देखो भाई यहाँ पर अलग अलग बातें हैं बच्चों। नेतृत्व की सभी शैलियों एवं तकनीकों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, इन्हें समय एवं परिस्थिति के अनुरूप ही लागू किया जा सकता है। क्यों, इसका कारण है, देखो हर बार क्या होता है,
नेतृत्व कैसी एक एक्टिविटी, कैसी प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। तो जैसा समय चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, उसी हिसाब से नेता को भी ढलना पड़ता है, उसी हिसाब से नेता को भी अपने आप में क्या लाने पड़ते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो जो पॉलिसी, जो वो नीतियाँ पहले ऑर्गेनाइजेशन में पहले वो यूज़ करता था, उसको जरूरी नहीं है कि हर बार उसको यूज़ करेगा, उसको टाइम के अकॉर्डिंग, उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब माहौल के अकॉर्डिंग उसको अपनी पॉलिसीज़ में क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डर वे टीड के मतानुसार एक नेता के कोई 2 गुण बताओ। उद्देश्य एवं दिशा की चेतनता, शारीरिक तथा स्नायु शक्ति। अब इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मतलब उद्देश्य उसका क्लियर होना चाहिए, और क्या बताया, शारीरिक एवं स्नायु शक्ति, मतलब वो क्या होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। पर ये क्या कहता है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार नेता के कोई 2 गुण बताओ। तो निर्णयन और उत्तरदायित्व, कहने का मतलब डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 15वां सवाल क्या कहता है, CL आर्विक ने नेता के किन किन गुणों के वर्णन किया है। तो इसमें तो एक नेता में कौन कौन से गुण होना चाहिए, साहस होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मस्तिष्क की लोचशीलता होनी चाहिए, ज्ञान, चारित्रिक बल। अब मैं इनको एक एक को समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले साहस, उसमें करेज होना चाहिए, इच्छा शक्ति, विल पावर होना चाहिए, मस्तिष्क की लोचशीलता, मतलब कि उसके जो थॉट्स होते हैं वो डायनेमिक होने चाहिए, मतलब उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, गतिशील, लोचशील, मतलब समय के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली, ठीक है। और फिर ज्ञान, ज्ञान का मतलब नॉलेज, और चारित्रिक मतलब कि उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। अब देखिए, हम आते हैं 16वें सवाल पर, ठीक है। नेता का बुद्धिमान होना क्यों आवश्यक है, मतलब कि नेता इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर है, विषम परिस्थितियों में धैर्य एवं गंभीरता से समस्याओं का समाधान करने के लिए नेता का बुद्धिमान होना आवश्यक है। देखो, एक बात फैक्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सफलता की ओर जाए। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में डाउनफॉल आ जाता है, कई बार नेगेटिव प्रॉफिट्स हो जाता है, कहने का मतलब कई बार ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो जाते हैं, तो उस समय कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो नेता के अंदर क्या होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, समस्याओं को समझने की बुद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। अब हम आते हैं 17वें सवाल के ऊपर। नेता की शिक्षण और तकनीकी योग्यता से क्या आशय है। देखो, शिक्षण एवं तकनीकी मतलब टेक्निकल नॉलेज और एजुकेशनल नॉलेज। अब इस भाई सीधी सी बात है, अब आप खुद देखिए, अगर मान लो आपका जो लीडर है, अगर वो एजुकेटेड होगा और उसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएगा, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने फॉलोअर्स को लीड करेगा। शिक्षण व तकनीकी योग्यता से आशय नेता को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य विधियों, तकनीकों, ज्ञान, नियम एवं कानून आदि की जानकारी होनी चाहिए। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो मैनेजर लगा हुआ है, अगर उस मैनेजर ने MBA की हुई है, तो आप मान के चलिए उसको MBA की हुई है, तो उसको कई सारी मैनेजमेंट की टेक्निक्स आती होगी, उसको कई सारे लॉज का नॉलेज होगा। अगर मान लो कोई कानून संबंधी कोई बातें करने वाला इंसान है, ठीक है, अगर मान लो वकील है, तो वकील एक अच्छी सलाह दे सकता है कानून के संबंध में, क्योंकि उसके पास कानून का क्या है, एक्सपर्टाइज है, उसको कानून के संबंधित सारा ज्ञान है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दूरदर्शिता से क्या आशय। दूरदर्शिता का मतलब होता है फोरसाइटेडनेस, मतलब दूर की दृष्टि रखने वाला। दूरदर्शिता व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है, जो भविष्य में आने वाले परिणामों की प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाने में सहायता प्रदान करता है। देखो, आपको इसको अगर समझना, तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। मोदी जी ने क्या किया, दूरदर्शिता वाले अपने मोदी जी लीडर है, कैसे पता है, उनको पहले से ही पता था कि ये कोविड-19 का मैटर है, ये बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो उन्होंने बहुत जल्दी से ही लॉकडाउन करने के निर्णय को और आगे बढ़ा दिया कि भाई हम लॉकडाउन को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है वरना और अपने इंडिया को भी आगे जाकर और भी कई सारे डेथ केसेस हो सकते थे, मतलब और भी लोगों की मृत्यु हो सकती थी। तो उन्होंने जल्दी से अपना डिसीजन लिया, उन्होंने, कहने का मतलब दूरदृष्टि रखी। अब हम आते हैं 19वें सवाल पर। नेता के मिलनसारिता गुण को समझाओ। देखो, मिलनसार का मतलब क्या होता है, मिलनसारिता का मतलब एक ही है, दूसरे लोगों के साथ जाकर बैठना, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उनके साथ प्रेम स्नेह के साथ व्यवहार करना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेता को अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भावना। अगर मान लो कोई मैटर बढ़ गया है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय, अगर मान लो कोई फॉलोअर कोई बात को नहीं समझा है, तो उसे प्यार से समझाना। चलिए, अब हम आते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला सवाल है, व्यावसायिक संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिका को समझाओ, मतलब रोल ऑफ लीडरशिप को एक्सप्लेन करो। किसी भी व्यावसायिक संस्थान में पर्याप्त पूंजी और मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में क्यों न हो, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में उनका सही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में समूह द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का श्रेष्ठ निष्पादन कुशल नेतृत्व द्वारा ही संभव होता है। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख एवं दुर्लभ प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का प्रमुख कारण नेतृत्व ही है। अब इस बात को समझिए, अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज है, सारे संसाधन मौजूद है, लेकिन उनको प्रयोग में लाने वाला जो नेता है, जो बंदा उसको यूज़ करने वाला है, अगर उनको यूज़ करना नहीं आता, अगर उसको संसाधनों का प्रॉपर सही यूज़ करना नहीं आता है, तो वह संसाधन किसी काम के नहीं रहेंगे। आप यूँ समझिए, आपको खाने पीने की अच्छी सामग्री मैंने ला के दे दी, ठीक है, अब आपको बनाना है खाना, लेकिन आपको खाना बनाना ही नहीं आता है, तो भले मैं कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आपको माल ला कर दे दूँ, खाना तो अच्छा बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि साधन तो यहाँ पर सब सही है, संसाधन तो मैंने आपको सारे सही दिए, लेकिन जो बनाने वाला बंदा है उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि उस चीज़ों को, उन संसाधनों को कैसे प्रयोग करना है, तो फिर कहने का मतलब वो संसाधन कोई काम के नहीं आएंगे। अब हम आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, नेता किसे कहते हैं, मतलब लीडर किसे कहते हैं। नेता शब्द का प्रादुर्भाव नेतृत्व से हुआ है। एक व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वह नेता कहलाता है। सामान्यतः किसी संगठन की सफलता का श्रेय उसके नेता को ही दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अनुयायी स्वीकृति के द्वारा एक व्यक्ति को अच्छा नेता बनाते हैं, इसलिए यह मान्य है कि नेता तथा अनुयायी दोनों ही नेतृत्व की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब इसको समझिए, कहने का मतलब नेता शब्द कहाँ से आया, नेतृत्व से। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हैं, अगर किसी व्यक्ति में लीडरशिप के गुण हैं, तो वह नेता है। अब आप मतलब इसका मतलब समझते हैं, मान लो अपनी क्लास में कोई मॉनिटर है, ठीक है, अब उस मॉनिटर को पता है कि क्लास को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे शांत रखना है, उन्हें अगर मान लो क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चों को कैसे काम देना है, कैसे बच्चों को मतलब पढ़ाई में व्यस्त रखना है, अगर उसमें ये सारे गुण हैं तो बच्चे क्या कहेंगे, पता है कि यार ये तो अपना लीडर है, इसको तो मतलब क्लास को मैनेज करना आता है, तो बताओ वो क्या बन गया, लीडर बन गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसमें नेता के गुण हैं वो क्या बन गया, नेता बन गया। जिसमें लीडर के गुण हैं वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। नेतृत्व को दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्यों माना जाता है, मतलब ये एक इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी है, ऐसा क्यों माना जाता है। नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेतृत्व में एक नेता अपने अनुयायियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता है कि वे उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए नेतृत्व का दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया माना जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को बोला था कि भाई जनता कर्फ्यू करना है, अपन सबने फॉलो किया, ठीक है। फिर मोदी जी ने कहा कि रात को 9 बजे सारी लाइटों को ऑफ करना है, तो अपन ने क्या किया था, उस दिन ऑफ किया था, ठीक है। फिर एक दिन उन्होंने कहा था कि भाई 5 बजे आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए घंटियाँ वगैरह बजानी, तो अपन सबने बजाई थी। अब जरा इस बात पे गौर करिए, उन्होंने क्या किया था पता है, उन्होंने अपन को प्रभावित किया था। क्या किया था, प्रभावित। अब जब उन्होंने अपन को प्रभावित कर दिया तो अपन ने क्या किया, उन्होंने जैसा अपन को बताया अपन ने उनको क्या किया, फॉलो किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेता क्या करता है, दूसरों को प्रभावित करता है, और जब वो लोग प्रभावित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नेता की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब हम आते हैं चौथे सवाल के ऊपर, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। देखो यहाँ पर दोनों बातें, विकसित प्राप्त की जा सकती है, कहने का मतलब क्या है, नेता सिर्फ पैदा ही नहीं होते, नेता बनाए भी जा सकते हैं। इस सवाल को हम देखते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित करने के संबंध में परंपरागत अवधारणा है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, किंतु आधुनिक अवधारणा द्वारा नेतृत्व का शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। इस क्षमता का विकास करने के लिए नेतृत्व द्वारा कार्य वातावरण, अधिकार, पहलपन, आत्मविश्वास आदि तत्वों का सहयोग लिया जाता है। प्रोफेसर रास एवं हैंडी का मत है, नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। कहने का मतलब परंपरागत अवधारणा कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि नेता सिर्फ क्या होते हैं, पैदा होते हैं, क्या होते हैं, बॉर्न, पैदा होते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि नेता बनाए भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आज के ज़माने में क्या माना जाता है, कोई भी नेता, इंसान, कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है, अगर उसमें नेता के सारे गुण हैं तो वो नेता बन गया। अब हम आते हैं 5वें सवाल के ऊपर। 5वां सवाल क्या कहता है, इसको देखते हैं। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है, समझाइए। गतिशील एवं सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है, गतिशील का मतलब होता है डायनेमिक, ठीक है, मतलब समय के अनुसार परिवर्तित होने वाली। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना, एक बार ही लोगों को लीड नहीं करना पड़ता है, बार बार लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है। क्योंकि जब लोग मोटिवेट होंगे, बार बार उनको कहना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन तो भाई एक बार ही, लोगों में जोश एक बार ही आता है, उनको बार बार जब मोटिवेट करेंगे तब वो किसी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं और तब वो काम को बार बार करते भी है। संगठन में प्रबंधक को अपनी क्षमता, नेतृत्व क्षमता का लगातार प्रयोग करना होता है, अर्थात नेतृत्व किसी समय विशेष पर ही आवश्यक नहीं होता, अपितु इसकी लगातार आवश्यकता होती है। नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर उसके विद्यमानता तक सदैव चलता ही रहता है, अतः नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अ डायनेमिक प्रोसेस।
अब हम आते हैं छठे सवाल के ऊपर। विद्वान ओडवे टीड के अनुसार एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो ओडवे टीड के अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए उनको देखते हैं। उद्देश्य एवं दिशा की चेतनता, शारीरिक एवं स्नायु शक्ति, मैत्री एवं स्नेह, उत्साह, शिक्षण क्षमता, निर्णय क्षमता, बौद्धिक चातुर्य, चरित्रवान, विश्वसनीयता, परिपक्वता, तकनीकी क्षमता। देखो यहाँ पर मैं कुछ एक वर्ड को समझा देता हूँ। विश्वसनीयता का मतलब होता है जो नेता है ना, वो जो बातें कर रहा है ना, वो बातें विश्वसनीय होनी चाहिए। वो जो डिसीजन ले रहा है वो सही होनी चाहिए। मतलब बार बार वो भटकाऊ नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सके ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक और मैं पॉइंट इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो ले लेता हूँ। परिपक्वता, मतलब उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए, बचकानी हरकतें नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो वो डिसीजन ले रहा है उसको फर्म होना चाहिए, उसके ऊपर दृढ़ रहना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। एक नेता का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? मतलब कि चरित्रवान, भाई जो कैरेक्टर की बात आ गई है, तो भाई एक जब नेता को उसके अनुयायी फॉलो कर रहे हैं तो नेता में बशर्ते उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए। विभिन्न संस्थानों में नेतृत्व करने के लिए नेता की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, जिसके आचरण से उसके अनुयायी प्रभावित होते हैं। यदि नेता का चरित्र उत्तम प्रकृति का नहीं होगा तो उसके अनुयायी उससे प्रभावित नहीं होंगे। कहा भी जाता है कि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खो दिया, परंतु चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अतः नेता को हमेशा उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। कहने का मतलब नेता का जो कैरेक्टर है वो हाई लेवल का होना चाहिए। नेता का कैरेक्टर, क्योंकि अनुयायी किसको फॉलो कर रहे हैं? भाई फॉलोअर किसको फॉलो कर रहे हैं? लीडर को। और अगर लीडर का ही कैरेक्टर अच्छा नहीं हुआ तो फिर फॉलोवर फिर उससे मोटिवेट कैसे होंगे? इसलिए नेता का जो कैरेक्टर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? हाई लेवल का होना चाहिए। हम लेते हैं 9वां सवाल। एक नेता को शिक्षण में तकनीकी योग्यता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहने का मतलब देखो यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है। तो अब मैं आपको इस सवाल को समझाने से पहले एक बात समझते हैं अपन। मोदी जी का एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। मोदी जी का एग्जाम्पल देखिए, वो हर बार लोगों को क्या कह रहे हैं पता है? आयुष ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और उसको यूज़ करो। अब इसका कारण समझो। मोदी जी खुद टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो एक नेता को अपने अनुयायियों की जिज्ञासा शांत करने में अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए कार्य से संबंधित कार्यविधियों, तकनीकों तथा ज्ञान, नियम, कानून आदि की जानकारी होना आवश्यक है। अन्य स्थिति में वह तकनीकी रूप से अपने अनुयायियों का सही रूप से मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा और न ही उनकी त्रुटियों का पता लगा पाएगा। अब देखिए इसको मतलब समझिए। अगर मान लो मोदी जी को ट्विटर चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, फेसबुक चलाना नहीं आता, अगर मान लो ऐप्स का नॉलेज नहीं होता, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, तो है ना, वो अपने इंडिया को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मैनेजर है उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसको कानूनी नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि वह अपने फॉलोअर्स को क्या कर सके? उनको सही सलाह दे सके। चलिए अब हम आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन के ऊपर विस्तृत उत्तरीय, मतलब कि निबंधात्मक सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? नेतृत्व को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को लिखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है? लीडरशिप की यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछिए। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं पूरा। जब हम किसी संगठन की सफलता की चर्चा करते हैं तब हमें उसके नेताओं की याद आती है। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जो उन्हें सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको पता हो, मैंने ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसमें इसको पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। नेता क्या करता है? अपने फॉलोअर्स को क्या करता है? प्रेरित करता है, उन्हें प्रभावित करता है। तो वो क्या करेंगे फिर? वो जो नेता ने बोला है वैसा वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे, क्योंकि वो उससे क्या हो गए? प्रभावित हो गए। अब देखो एक बात मैं आपको और समझाता हूँ। जब भी आपके दिमाग में टाटा आएगा, ठीक है, जब भी आपके दिमाग में अपने रिलायंस आएगा, ठीक है, जब भी आपके दिमाग में विप्रो आएगा, तो इनके कौन आएंगे पता है दिमाग में? इनके संस्थापक आएंगे। तो इनके संस्थापक जैसे मान लो जमशेदजी टाटा, ठीक है। उसके बाद मान लो रिलायंस की बात आती है, तो रिलायंस की जैसे ही बात दिमाग में आई तो अपने दिमाग में कौन आएंगे? धीरूभाई अंबानी साहब आएंगे। और विप्रो की जब आएगी तो कौन आएंगे दिमाग में? अजीम प्रेम जी। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं उनको ही तो लोग फॉलो करेंगे, उनको ही तो फॉलोअर्स फॉलो करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या किया था? प्रभावित किया था। तो फॉलोअर्स ने क्या किया? उनको बेस्ट रिजल्ट दिया और उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या हुए? आगे बढ़ पाए। तो भाई अब यहाँ पर हम सवाल अपने सामने क्या है कि नेतृत्व का महत्व बताओ, नेतृत्व की क्या इंपॉर्टेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व का महत्व नेताओं द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्यों से भलीभांति स्पष्ट होता है। नेतृत्व किसी भी प्रबंध के कार्य का अनिवार्य अंग होता है। प्रबंधक में अपने अधीन कार्य कर्मचारियों के समूह का नेतृत्व करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि वह संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासों में वृद्धि कर सके। प्रबंधक समूह के सदस्यों के निजी लक्ष्यों का संस्था के लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बैठाकर उनकी क्रियाओं का समन्वय भी करता है। नेतृत्व के महत्व को संस्था में होने वाले निम्नलिखित लाभों से स्पष्ट किया जा सकता है। अब मैं इसको जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप एक बात जरा समझिए।
एक जो एम्प्लॉय होता है उसके क्या गोल होते हैं पता है? अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, अच्छी रेपो, उसका लाइफ स्टाइल, उसमें क्या हो, इंक्रीमेंट हो। और एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य होते हैं? उसकी मार्केट में गुडविल, अपना प्रोडक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहती है, उसके मार्केट में जो कैपिटल है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसका मार्केट शेयर तगड़ा होना चाहिए। तो अब जरा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ एम्प्लॉयज़ के या फिर फॉलोअर के गोल्स कुछ अलग है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलग है, लेकिन दोनों का तालमेल किसको बिठाना है? इन दोनों का तालमेल बिठाना है लीडर को। और जब ये तालमेल लीडर बिठा देता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ता है और एम्प्लॉयज़ भी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करना। नेतृत्व संगठन में लगे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा उन्हें अपनी ऊर्जा को संस्था के हित में लगाने हेतु प्रेरित करता है। अब प्रॉपर लीडरशिप में क्या होता है? तो मेन लीडरशिप में क्या होता है, लीडर क्या करता है, उनको इंस्पायर करता है। तो वो क्या करेंगे, अपनी पूरी ऊर्जा को ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में यूज़ करते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है उसके एम्प्लॉयज़ की लाइफ स्टाइल भी ऊपर होगी, उनकी एम्प्लॉयज़ की लाइफ स्टाइल भी क्या हो जाएगी, उच्चतम स्तर की हो जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना। एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखता है, उनकी आवश्यकता को पूरा करने में सहयोग करता है तथा इस कार्य करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करता है। अब देखिए इस बात को समझिए, अगर मान लो कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो काम करने का जो वर्किंग कंडीशन है, अगर वो जिस माहौल में काम कर रहे हैं वो अगर बैड है तो वो अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो नेता क्या करेगा, उनको जो वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा वो गुड क्वालिटी के प्रोवाइड करेगा, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मतलब अच्छी कार्य क्षमता वाली मशीनें ला कर देगा, अच्छा कार्य वातावरण प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरे दिल से पूरे हार्ट से काम कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो उपयुक्त वातावरण तैयार होने के कारण वो जो फॉलोअर्स है वो अपना 100% दे पाएंगे। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, आवश्यक परिवर्तन में सहायक। अगर मान लो, देखो इस पॉइंट को समझो, नेतृत्व संस्था में होने वाले आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए अपने अधीनस्थों को तैयार करता है। इस प्रकार परिवर्तन के कारण उठने वाली असंतोष की भावनाएं कम हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मान लो अब लीडर ने बोला कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम जो ये सिस्टम चल रहा था उसको पूरा कंप्यूटराइज करने वाले हैं। तो जो ओल्ड जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे पता है, वो इसका विरोध करेंगे। क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई उनको तो हमेशा उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया है, उनको कंप्यूटर नहीं जमता है। तो अब वो लीडर का यहाँ पर एक रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। लीडर उनको क्या करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको समझाएगा कि देखो ओल्ड टेक्निक आज काम की नहीं रही, अभी तुम्हें भी क्या करना चाहिए, कंप्यूटर का यूज सीखना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा, काम जल्दी से जल्दी हो पाएगा और हमारे कॉस्ट भी क्या आएगी, कॉस्ट भी हमारे क्या आएगी, कम आएगी, और टाइम का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से अब लीडर ने उनको क्या किया, लीडर ने अपने जो परिवर्तन चाहता था परिवर्तन भी ले आया और एम्प्लॉयज़ को भी उन्होंने मना लिया, दोनों काम हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आपसी द्वंद्व को निपटाना। आपसी द्वंद्व मतलब जो पर्सनल लिटिगेशंस होते हैं उनको, मैटर को क्लोज करना। एक नेता कर्मचारियों के मध्य होने वाले आपसी द्वंद्व को प्रभावपूर्ण तरीके से निपटाता है तथा उसके दुष्परिणामों को फैलने से रोकता है। मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई मैटर ना हो, इस बात का भी वो क्या करता है, ध्यान रखता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। एक अच्छा नेता अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण देता है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस प्रकार वह अगला नेतृत्व प्रतिनिधित्व तैयार कर लेता है। इसको समझिए, कहने का मतलब एक लीडर खाली यही नहीं बताता कि मैं ही लीडर हूँ, वो दूसरे एम्प्लॉयज़, दूसरे फॉलोवर को भी इस प्रकार से तैयार करता है कि वो फॉलोवर भी आगे जाके क्या बन सके, लीडर बन सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना। देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ, मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन इंटरनल है और लीडरशिप जो है ना वो एक्सटर्नल है। तो मोटिवेशन इंटरनल का मतलब हुआ आंतरिक। जब एम्प्लॉयज़ अंदर से मोटिवेटेड होंगे तो वो अपना आउटपुट दे पाएंगे, तब वो अपना 100% दे पाएंगे। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। कर्मचारी अपने नेता से ही क्रम की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अतः नेतृत्व कर्मचारियों को अभिवृद्ध करने का भी कार्य करता है। भाई फॉलोवर किससे सीखेंगे, फॉलोवर सीखेंगे किससे, लीडर से। और अगर लीडर अपना पूरा दिल से काम कर रहा है, लीडर पूरा हार्डवर्क कर रहा है, तो फॉलोवर भी क्या करेंगे, उसको देखकर सीखेंगे और फॉलोवर भी अपना पूरा 100% देंगे। फॉलोअर भी क्या करेंगे, पूरा हार्डवर्क करेंगे, पूरा स्मार्ट वर्क करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। टीम भावना का विकास। नेतृत्व संस्था के सभी कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करने का प्रयास करता है, जिससे वे और भी उत्साह से कार्य करते हैं। अब देखो टीम भावना क्या होती है, टीम स्पिरिट को समझिए। एक तो होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और एक होता है कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो लीडर का क्या गुण है, लीडर क्या करता है, जितने भी फॉलोअर्स है उन सब में एक टीम भावना का विकास करता है। तो वो क्या करते हैं, सब आपसी मिलकर कार्य करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक टीम स्पिरिट का विकास हो जाता है और सब मिलकर कार्य करता है। और जब मिलकर कार्य करेंगे
तो बट ऑब्वियस से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा ही। प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेतृत्व अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई समस्या हो तो वह उसे कर्मचारियों की तरफ से उच्च अधिकारियों के समक्ष रखता है। अब मान लो इसको समझते जरा, अगर मान लो जितने भी वो एम्प्लॉयज है उनको अपनी सैलरी से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो लीडर क्या करेगा पता है, उन सबकी प्रॉब्लम्स को एक बार समझेगा, सुनेगा, फिर वो क्या करेगा, जो बिग लेवल है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके सामने जाके उन एम्प्लॉयज़ की क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को रखेगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, उनको सॉल्व करेगा और उनकी बातों को सुनेगा। इस प्रकार से लीडर ने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने गया और लीडर ने क्या किया, अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उन सबको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। किसके सामने, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने। 90 पॉइंट पर कर्मचारियों के मनोबल को उच्च बनाना। नेतृत्व कर्मचारियों के मनोबल को उच्च बनाए रखने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी बेहतर कार्य निष्पादन करते हैं। देखो, मनोबल का मतलब होता है मोरल बिल्ड करना। क्या करना, मोरल, मतलब यहाँ ये होता है, कई बार क्या हो जाता है पता है, कोई इंसान अपन को आगे कह जाता है कि नहीं यार तू तो नेगेटिव, तेरे से कुछ नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो काम इम्पॉसिबल है। तो उसने अपना मनोबल, जो अपना मोरल था ना, उसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया। क्या कर दिया, डाउन। और जब किसी इंसान का मनोबल डाउन हो जाता है तब वो कुछ कार्य करने के बावजूद, कुछ करना चाहने के बावजूद भी उस कार्य को नहीं कर पाता है। लेकिन लीडर का क्या रोल है कि वो हमेशा अपने जो फॉलोअर्स है उनके मोरल को हमेशा क्या करता है, हाई लेवल पे लेके जाता है, ताकि वो क्या करे, अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन के प्रति दे सके। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिए। इस लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किए, एडिशनल क्वेश्चंस। जो पहला वीडियो मैंने डाला उसमें मैंने डिस्कस किए हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।